दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फैमिली मैन सीजन 2, जो कि इंडिया में बनी टॉप की वेब सीरीज में से एक है। इसका फर्स्ट सीजन मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, जिसने भी नहीं देखा जाकर देख सकते हो। सेकंड सीजन की स्टोरी उसी के साथ कनेक्टेड है, तो इस सीरीज के बारे में ज्यादा कुछ बताकर मैं आपका मजा खराब नहीं करना चाहता। तो चलिए सीधा ही कहानी शुरू करते हैं। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत पास्ट से होती है और जगह है श्रीलंका, जहां पर भास्करन, सुब्बू और दीपन नाम के 3 लोग श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर रूपाटुंगा को मारने का प्लान बना रहे थे। दरअसल ये तीनों ही एक तमिल रिबेल ग्रुप के साथ काम करते हैं, जिन्होंने कुछ साल पहले श्रीलंकन आर्मी के साथ जंग छेड़ दी थी। दीपन, भास्करन और सुब्बू अपने कुछ आदमियों को तैयार करते हैं ताकि वो लोग एक बार फिर से रूपाटुंगा के खिलाफ जंग छेड़ सके। लेकिन तभी वहां पर श्रीलंकन आर्मी के कुछ ऑफिसर्स आ जाते हैं, जिसके बाद वो दीपन, भास्करन और सुब्बू के सभी आदमियों को मार डालते हैं। लेकिन उन तीनों को नहीं मार पाते क्योंकि वो लोग अपनी जान बचाकर भाग गए थे। अगले सीन में हम श्रीकांत को देखते हैं, जिसने टास्क छोड़कर एक आईटी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया था। श्रीकांत ये जॉब करने के लिए मजबूर हो गया था क्योंकि उसकी पत्नी सूची हर वक्त उससे नाराज रहती थी और टास्क में रहकर श्रीकांत इतने पैसे भी नहीं जोड़ पाता था कि वो अपने लिए एक घर खरीद सके। हालांकि श्रीकांत की अंतरात्मा अभी भी टास्क के साथ ही जुड़ी हुई है। श्रीकांत जब अपने ऑफिस में आता है तो श्रीकांत का मैनेजर उसको घड़ी दिखाकर डांटने लगता है क्योंकि हर बार की तरह वो आज भी लेट आया था। दरअसल श्रीकांत इतने सालों से अपने मन मुताबिक काम करता आ रहा था और इसीलिए उसको किसी के अंडर काम करने की आदत नहीं थी। फिर काम खत्म करने के बाद श्रीकांत अपने भाई मनोज से बात करता है। दरअसल श्रीकांत ने मनोज के कहने पर ही कंपनी ज्वाइन की थी। मनोज श्रीकांत को समझाता है कि अब तुम्हें इन सब चीजों की आदत डालनी ही होगी क्योंकि ये एक प्राइवेट कंपनी है, कोई टास्क फोर्स नहीं, जहां हर वक्त आईएसआई की बात ही चलती रहे। अगले सीन में हम इंडियन प्राइम मिनिस्टर वासु को देखते हैं, जो श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर रूपाटुंगा से बात कर रही थी। वासु रूपाटुंगा से पूछती है कि आपने नॉर्थन श्रीलंका पोर्ट की डील चाइना के साथ क्यों तय की। जवाब में टुंगा उनको कहता है कि चाइना बहुत अच्छा ऑफर दे रहा था, लेकिन तभी वासु रूपाटुंगा को याद दिलाती है कि जरूरत के वक्त भारत ने आपकी हेल्प की थी और अब हम अपने इंडियन ओशियन के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। दरअसल वासु को पहले से ही अंदाजा हो गया था कि रूपाटुंगा को कुछ चाहिए और इसीलिए वो घुमा फिरा कर अपनी बात बोल रहा है। फिर वो उससे सीधा ही सवाल करती है कि आपको क्या चाहिए। जवाब में टुंगा कहता है कि एक मोस्ट वांटेड मैन सुब्बू, जो श्रीलंका से भागकर चेन्नई आ गया है और हम लोग उसको पकड़ना चाहते हैं। फिर वासु टुंगा को समझाती है कि हम बिना वारंट के सुब्बू को नहीं पकड़ सकते क्योंकि इंडिया में सुब्बू के खिलाफ एक भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। खैर, टुंगा ने तो अपनी शर्त बता दी थी, इसलिए वासु भी उससे वादा करती है कि हमसे जो कुछ भी हो पाएगा हम करेंगे। फिर वो अपने एक आदमी को ऑर्डर देती है कि गौतम कुलकर्णी को मैसेज भेजो। दूसरी तरफ श्रीकांत और जेके एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आए थे, जहां जेके श्रीकांत को फोर्स करता है कि तुम टास्क की ड्यूटी फिर से ज्वाइन कर लो। फिर जेके श्रीकांत से उसके बीवी बच्चों के बारे में पूछता है। श्रीकांत कहता है पता नहीं, बस सूची हर वक्त उदास रहती है, जैसे कि मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। फिर जेके श्रीकांत को समझाता है कि बेकार की बातें दिमाग में मत लाओ और अपनी पुरानी जॉब के बारे में सोचो। फिर श्रीकांत वहां से निकलकर अपने बच्चों को पिक करने के लिए स्कूल जाता है। तभी अथर्व की प्रिंसिपल श्रीकांत को रोककर उससे कुछ देर बातें करती है। प्रिंसिपल श्रीकांत को बताती है कि अथर्व दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है और इसका कारण आप हो क्योंकि आप उसकी हर मांग पूरी करते हो। श्रीकांत प्रिंसिपल से वादा करता है कि मैं अथर्व को समझा दूंगा, जिसके बाद वो अथर्व को लेकर घर चला जाता है। प्रिंसिपल के डांटने के बावजूद भी श्रीकांत अथर्व से कुछ भी नहीं कहता क्योंकि उसको पता है कि उसका बेटा बिगड़ा नहीं है। दरअसल अथर्व के अंदर जितनी भी आदतें हैं वो सभी श्रीकांत की वजह से हैं और इसीलिए श्रीकांत उसको डांटना नहीं चाहता। तभी रात के वक्त श्रीकांत और उसकी फैमिली एक साथ बैठकर डिनर करते हैं। श्रीकांत साफ साफ देख रहा था कि उसकी फैमिली में कोई भी खुश नहीं है क्योंकि उसका बेटा हर वक्त वीडियो गेम में ही लगा रहता है। उसकी बेटी को नया फोन और नया लैपटॉप चाहिए और सूची अरविंद वाली बात को लेकर उदास थी। फिर श्रीकांत सबका मूड अच्छा करने के लिए उनको अपने नए घर की लोकेशन बताता है। अब सभी लोग अपना नया घर देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, इसलिए जब श्रीकांत उनको तस्वीर दिखाता है तो सबका मूड ऑफ हो जाता है क्योंकि असल में नया घर अभी तक बना ही नहीं था। श्रीकांत एक बिल्डिंग के बनने का इंतजार कर रहा है
जहां पर वो लोग फ्लैट खरीदेंगे। फिर खाना खत्म करने के बाद धृति और अथर्व सोने के लिए चले जाते हैं। फिर श्रीकांत सूची से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सूची भी नाराज होकर सो जाती है। अब श्रीकांत सूची के ऊपर चिल्लाने लगता है, क्योंकि वो चाहे कितना भी अच्छा पति क्यों ना बन जाए, लेकिन सूची हर वक्त उदास ही रहती है। फिर सूची श्रीकांत को सॉरी बोलती है और कहती है कि मैंने हमारे बीच में जो कुछ भी चल रहा है उसको ठीक करने के लिए एक काउंसलर से बात की है। अब श्रीकांत सूची की बात सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उनके आपसी रिश्ते ठीक करने के लिए किसी तीसरे बंदे की जरूरत पड़ेगी। फिर श्रीकांत बाहर जाकर स्मोक करने लगता है। स्मोक करते वक्त श्रीकांत को वो पल याद आता है जब उसने अपनी टास्क की नौकरी छोड़ी थी। अब कहानी वहां पहुंच जाती है जहां पर लास्ट सीजन खत्म हुआ था, और हम देखते हैं कि मिलिंद घायल होने के बावजूद जैसे तैसे अपनी रिवॉल्वर उठाता है और फिर उस गार्ड को शूट कर देता है, जिसके बाद जोया कवर से बाहर आ जाती है। अब तक जहरीली गैस लीक होना शुरू हो गई थी। फिर जोया सबसे पहले अपने और मिलिंद के लिए 2 मास्क ढूंढती है और फिर मिलिंद को उठाकर बाहर ले जाती है। तभी कुछ देर बाद श्रीकांत और जेके भी डिस्पोज टीम को साथ लेकर वहां पर आ जाते हैं। श्रीकांत को पहले ही शक हो गया था कि इस केमिकल इंडस्ट्री में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो जोया और मिलिंद अब तक वापस आ जाते। फिर डिस्पोजल टीम उन सभी लाइंस को डिसेबल कर देती है जहां से जहरीली गैस लीक हो रही थी, और फ्लेयर टावर को वापस से शुरू कर दिया जाता है ताकि सारा धुआं खत्म हो जाए। दूसरी तरफ जोया मिलिंद को हॉस्पिटल लेकर जाती है जहां उसका इलाज होता है। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि मिशन जुल्फिकार प्लान बी को कैसे रोका गया था, लेकिन अब गौतम सर के लिए एक और नई समस्या खड़ी हो गई थी, क्योंकि एनआईए ने भले ही इस मिशन को रोक दिया हो, लेकिन गैस लीक होना शुरू हो गई थी, जिसका मतलब एनआईए अपनी काम में फेल हो गई। फिर गौतम उस केमिकल इंडस्ट्री के मालिक मिस्टर आहूजा को अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि गैस अपने आप लीक नहीं हुई, बल्कि ये सब आपके एक एम्प्लॉय की गलती की वजह से हुआ है, जिसका नाम है वैभव थरानी। फिर आहूजा गौतम से कहता है कि ये सही नहीं है, क्योंकि इससे हमारी इंडस्ट्री का नाम खराब हो जाएगा। लेकिन जवाब में गौतम कहता है कि मुझे अच्छे और बुरे से कोई मतलब नहीं है, मैं गवर्नमेंट की किसी योजना से आपके सारे नुकसान की भरपाई करवा दूंगा। अब आहूजा को मजबूरन गौतम की बात माननी पड़ती है। श्रीकांत को इस बात का बहुत दुख होता है कि टास्क एक बार फिर से अपने मिशन में फेल हो गई, और करीम के केस की तरह इस बार भी वो लोग किसी मरे हुए आदमी यानी वैभव थरानी को बदनाम कर रहे हैं। और यही वो कारण था कि श्रीकांत ने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक आईटी कंपनी में जॉब ज्वाइन कर ली, ताकि वो अपनी हंसती खेलती जिंदगी को दोबारा से जी सके। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। वासु गौतम को अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाती है और पूछती है कि हमें सुब्बू को श्रीलंका के हवाले करना चाहिए या नहीं। गौतम वासु को ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि सुब्बू के साथ यहाँ के कई सारे एमपीज और एमएलए भी जुड़े हुए हैं, और इंडिया में सुब्बू के खिलाफ एक भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए हम बिना एक भी ठोस सबूत के सुब्बू को अरेस्ट नहीं कर सकते। वासु को पहले से ही पता था कि गौतम यही जवाब देने वाला है, इसलिए वो गौतम को कहती है कि मैं सुब्बू को श्रीलंका के हवाले करने के बारे में पहले से ही तय कर चुकी हूँ, इसलिए आप बस ये बताइए कि उसको पकड़ा कैसे जाए। गौतम वासु की बात सुनकर चुप हो जाता है, क्योंकि उसके पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं था। अगले सीन में हम देखते हैं श्रीकांत और जेके मिलिंद को देखने के लिए जाते हैं। मिलिंद अब भी गैस लीक वाली बात को भुला नहीं पाया था, और उसको यही लगता था कि जो कुछ भी हुआ है वो उसकी खुद की वजह से हुआ है, क्योंकि अगर मिलिंद उसी वक्त गार्ड्स को पहचान लेता तो इतनी बड़ी नौबत ही नहीं आती। फिर श्रीकांत और जेके उसको समझाते हैं कि हर चीज के लिए खुद को कसूरवार मत ठहराओ। फिर जेके मिलिंद को वापस से अपनी नौकरी ज्वाइन करने के लिए कहता है, लेकिन मिलिंद अभी ड्यूटी शुरू करने के लिए तैयार नहीं था। वो फिजिकली तो ठीक हो गया था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी मिशन जुल्फिकार में ही अटका हुआ था। फिर श्रीकांत मिलिंद को अपनी लाइफ की एक कहानी सुनाता है ताकि मिलिंद को थोड़ा अच्छा लगे। जेके को पहले से ही पता था कि श्रीकांत ने जरूर कोई झूठी कहानी सुनाई होगी, लेकिन जब जेके और श्रीकांत वहां से जाने लगते हैं तो श्रीकांत उसको बताता है कि वो कहानी झूठी नहीं थी। अगले सीन में हम देखते हैं मेथी नाम का एक एमएलए चेन्नई में सुब्बू से मिलने के लिए आता है। दरअसल एमएलए मेथी को भेजना टास्क वालों की चाल थी, क्योंकि उनको पता था कि सुब्बू इतनी आसानी से हाथ नहीं आएगा। तभी कुछ देर बाद टास्क फोर्स सुब्बू के घर में घुसकर उसको पकड़ लेती है। फिर सुब्बू ऑफिसर मुत्तू पांड्यन को धमकी देता है कि तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, लेकिन मुत्तू पांड्यन अपने कुछ ऑफिसर्स को सुब्बू पर नजर रखने के लिए बोलकर नीचे आ जाता है। फिर वो जेके को मैसेज करके बताता है कि काम हो गया। फिर ऑफिसर्स जब सुब्बू को अपने साथ ले जाने लगते हैं
तो सुब्बू उन पर हमला कर देता है। सुब्बू एक एक करके उन सभी को शूट कर देता है और फिर वहां से भाग जाता है। फिर मुत्तू पांड्यन तुरंत अपनी फोर्स को अलर्ट कर देता है, जिसके बाद सभी सुब्बू को पकड़ने के काम में लग जाते हैं। फिर सुब्बू भागते भागते दो कपल्स के कमरे में पहुंच जाता है और उन दोनों को बंधक बना लेता है। फिर वो पुलिस वालों को धमकी देता है कि अगर अंदर आने की कोशिश की तो मैं इन दोनों को गोली मार दूंगा। इतने में वहां पर जेके भी आ जाता है। फिर मुत्तू पांड्यन जेके को सारी बात बताता है। फिर जेके मुत्तू पांड्यन पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक अकेले आदमी ने हमारी पूरी फोर्स को डरा सहमा कर दिया। फिर मुत्तू पांड्यन जेके को याद दिलाता है कि सुब्बू कोई मामूली आदमी नहीं है, कि उसने रिबेल के वक्त जंग लड़ी है और इसके अलावा सुब्बू के ऊपर कई बड़े नेताओं का हाथ है। तभी कुछ देर बाद श्रीकांत भी जेके के पास फोन करता है और पूछता है कि तुम इस वक्त कहाँ हो। जेके श्रीकांत को फोन रखने के लिए कहता है क्योंकि इस समय वो मिशन पर था, लेकिन तभी श्रीकांत उससे पूछता है कि बताओगे हुआ क्या है। फिर जेके श्रीकांत को सारी बात बताता है। फिर पूरी बात सुनने के बाद श्रीकांत अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर देता है, क्योंकि भले ही श्रीकांत ने अपनी नौकरी छोड़ दी हो, लेकिन उसका दिल अभी भी अपनी पुरानी टास्क की ड्यूटी पर ही अटका है। फिर वो अपना दिमाग लगाकर सुब्बू को पकड़ने का एक बेहतरीन आइडिया ढूंढ निकालता है। फिर श्रीकांत जेके के पास फोन करके उसको चिल्लम नाम के एक एजेंट के बारे में बताता है। दरअसल चिल्लम ने भी श्रीलंकन रिबेल के वक्त जंग लड़ी थी और वो सुब्बू के बारे में काफी कुछ जानता है। श्रीकांत को पूरा यकीन था कि अगर चिल्लम भास्करन से बात करेगा तो सुब्बू को अरेस्ट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। जब श्रीकांत जेके को ये सारी बात बता रहा था तो श्रीकांत का मैनेजर उसको आवाज देता है, लेकिन श्रीकांत 2 मिनट में आ रहा हूँ बोलकर उसकी बात टाल देता है। फिर जेके ठीक वैसा ही करता है जैसा श्रीकांत ने कहा था। वो सबसे पहले शर्मा को फोन करके ये सारी बात बताता है, जिसके बाद शर्मा गौतम के पास फोन करता है और बताता है कि श्रीकांत ने सुब्बू को पकड़ने के लिए एक बढ़िया आइडिया दिया है। श्रीकांत इस मामले में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था और इसीलिए वो खुद एजेंट चिल्लम को फोन करके उसको सारी बात बताता है और उसको कहता है कि हमें आपकी हेल्प चाहिए। फिर चिल्लम उससे पूछता है कि एक रिटायर्ड ऑफिसर तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता है और श्रीकांत उसको सारा प्लान समझाता है। अब चिल्लम श्रीकांत की बात मानकर भास्करन को फोन करता है और कहता है कि अपने भाई सुब्बू को सरेंडर करने के लिए राजी करो। भास्करन कभी भी चिल्लम की बात को नहीं टालता और इसीलिए वो तुरंत ऑफिसर मुत्तू पांड्यन को फोन लगाकर सुब्बू से बात करने के लिए कहता है। फिर मुत्तू पांड्यन चिल्लाकर सुब्बू से कहता है कि तुम्हारे भाई भास्करन को तुमसे बात करनी है। सुब्बू भास्करन का नाम सुनकर शांत हो जाता है। फिर मुत्तू पांड्यन बड़ी ही सावधानी के साथ सुब्बू को फोन देने के लिए जाता है, जिसके बाद सुब्बू भास्करन से बात करता है। भास्करन सुब्बू से कहता है कि तुम इसी वक्त सरेंडर कर दो। जब सुब्बू ये बात सुनता है तो वो हैरान हो जाता है, लेकिन तभी भास्करन उसको कहता है तुम ज्यादा मत सोचो, बस जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही करो। फिर सुब्बू भास्करन की बात मानकर सरेंडर कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं श्रीकांत रात को अपने घर पर बैठा टीवी देख रहा था। तभी न्यूज चैनल पर सुब्बू की खबरें आने लगती है। श्रीकांत अपनी कामयाबी से बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि टास्क से दूर होने के बावजूद श्रीकांत ने उनकी हेल्प की। अगले सीन में हम धृति को देखते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड कल्याण के साथ घर पर आ रही थी। फिर धृति अपने घर से थोड़ी दूर ही उतर जाती है और फिर कल्याण को बाय बोलकर वहां से चली जाती है। अब आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि धृति के जाते ही कल्याण के पास एक अनजान नंबर से मैसेज आता है, जिसमें लिखा था कि सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना। फिर जवाब में कल्याण लिखता है हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। और ये जानने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे कि जिस आदमी ने कल्याण को मैसेज किया था वो कोई और नहीं बल्कि फर्स्ट सीजन वाला साजिद है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। सेकंड एपिसोड में हम समीर को देखते हैं, जो लंदन में जनरल अंसारी से मिलने के लिए आया हुआ था। अंसारी समीर को देखकर घबरा जाता है, लेकिन तभी समीर उसको कहता है कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत जरूरी काम से यहाँ पर आया हूँ। अंसारी को पता था कि समीर उससे नाराज है, क्योंकि अंसारी ने मिशन जुल्फेगार के वक्त उसको धोखा दे दिया था। लेकिन जब उसे पता चला कि समीर किसी और काम से आया है तो अंसारी को थोड़ा अच्छा लगता है। फिर समीर अंसारी को जुल्फेगार 2.0 के बारे में बताता है। समीर कहता है कि मुझे जुल्फेगार 2.0 को पूरा करने के लिए आपकी फिर से हेल्प चाहिए, और अंसारी भी समीर की हेल्प करने के लिए मान जाता है। फिर जब समीर अंसारी से हाथ मिलाकर वहां से जाने लगता है तो उसके जाते ही अंसारी को अचानक से कुछ होने लगता है। अंसारी देखता है कि उसके हाथ में एक छोटा सा निशान है, यानी कि समीर ने हाथ मिलाने के बहाने अंसारी को जहर दे दिया था।
फिर वो जमीन पर गिरकर मर जाता है और यहीं से दूसरे एपिसोड की असली कहानी शुरू होती है। समीर के दिमाग में जरूर कोई बड़ी खिचड़ी पक रही थी, क्योंकि साजिद अभी भी समीर के टच में है और वो दोनों मिलकर कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसके बारे में श्रीकांत और गौतम सर सोच भी नहीं सकते। अगले सीन में हम राजी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम कर रही थी। फैक्ट्री का मालिक नंदा राजी पर लाइन मार रहा था, लेकिन राजी उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। फिर रात के वक्त जब राजी अपने घर पर जाने लगती है तो बस में एक आदमी राजी को छेड़ने की कोशिश करता है। इस बार भी राजी उस आदमी को कुछ नहीं कहती और बस से नीचे उतर जाती है। अब ये राजी कौन है और इसका इस कहानी से क्या लेना देना है, ये हमें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। अगले सीन में हम श्रीकांत और सूची को देखते हैं जो काउंसलर के पास एडवाइस लेने के लिए आए हुए थे। जब श्रीकांत और सूची काउंसलर के आने का इंतजार कर रहे थे तो वहीं पर काम करने वाली एक लेडी उनको एक किताब और ऑडियो देती है। श्रीकांत उससे पूछता है कि ये किताब किस लिए है। वो लेडी बताती है कि ये किताब हम अपने सभी कस्टमर्स को देते हैं, क्योंकि पारिवारिक जीवन और लाइफ को मजबूत करने के लिए ये किताब बहुत जरूरी है। लेकिन श्रीकांत इस बकवास पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और कहता है मैं इन सब बातों में नहीं मानता। फिर सूची उसको समझाती है कि काउंसलर के सामने ऐसी बातें बिल्कुल भी मत करना। फिर श्रीकांत और सूची काउंसलर से मिलने के लिए जाते हैं। काउंसलर श्रीकांत को कहता है कि आप अपनी पत्नी के बारे में कोई 5 अच्छी बातें बताइए। श्रीकांत काउंसलर की बातें सुनकर घबरा जाता है, क्योंकि उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। फिर काउंसलर सूची से भी यही सवाल पूछता है, लेकिन सूची बिना कुछ सोचे श्रीकांत के बारे में 5 अच्छी बातें बता देती है। अब काउंसलर को लगता है कि शायद श्रीकांत में ही कुछ गड़बड़ है, जबकि असल में ऐसा नहीं था। फिर काउंसलर उन दोनों से उनकी लाइफ के बारे में पूछता है, लेकिन तभी श्रीकांत भड़क जाता है और कहता है कि आपको हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने का कोई हक नहीं है। फिर श्रीकांत सेशन को अधूरा छोड़कर बीच में ही उड़ जाता है और सूची भी काउंसलर को सॉरी कहकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ लंदन में साजिद समीर को एक नए मिशन के बारे में बताता है। फिर समीर उसको इंडिया जाने की टिकट देता है और कहता है जब तक मेरी मंजूरी ना हो तब तक कोई भी काम अपने मन से मत करना, और साजिद समीर की ये बात अच्छे से समझ जाता है। अगले सीन में हम भास्करन को देखते हैं जो कि दीपन के साथ मिलकर लंदन से ही अपनी सरकार चला रहा था। फिर दीपन बसु के एक सहकर्मी संबित को फोन करता है कि मुझे किसी भी हाल में सब्बू जेल से बाहर चाहिए, क्योंकि फ्रांस और इंग्लैंड दोनों भास्करन की सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं और सब्बू अगर यहाँ पर आ गया तो वो भी इस पार्टी को ज्वाइन कर लेगा। फिर संबित दीपन को समझाता है कि ये काम इतना भी आसान नहीं है, लेकिन दीपन कहता है चाहे कुछ भी हो जाए सब्बू को श्रीलंका के हवाले मत करना, और इतना कहकर दीपन फोन काट देता है। फिर दीपन भास्करन के पास जाकर उसको ये सारी बात बताता है। भास्करन कहता है कि ये सब तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि तुमने ही सुब्बू को इंडिया भेजा था। दीपन भास्करन की बात सुनकर निराश हो जाता है, क्योंकि ये फैसला उन दोनों ने मिलकर लिया था। भास्करन को किसी भी हाल में सुब्बू वापस चाहिए था, और अब वो सुब्बू को कैसे वापस लाएगा ये हम आगे देखने वाले हैं। अगले सीन में हम धृति को देखते हैं जो स्कूल खत्म होने के बाद अपने बॉयफ्रेंड कल्याण के साथ कहीं पर जा रही थी। धृति की फ्रेंड महिमा उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो। फिर धृति कहती है पता नहीं, लेकिन अगर मेरी मॉम पूछे तो यही कहना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर इतना कहकर धृति वहां से चली जाती है। तभी कल्याण धृति को बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान किया है। फिर कल्याण धृति को एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के टॉप पर ले जाता है और उसकी आंखें बंद करके उसको आगे बढ़ने के लिए कहता है। धृति को समझ में ही नहीं आ रहा था कि कल्याण आखिर करना क्या चाहता है, लेकिन तभी कल्याण धृति को धीरे धीरे करके आगे ले जाता है। धृति को जैसे ही एहसास होता है कि आगे जमीन नहीं है तो वो तुरंत अपनी आंखें खोल लेती है। फिर कल्याण धृति को पकड़ लेता है और कहता है मैं तुम्हें गिराना नहीं चाहता था, बल्कि मैं तो तुम्हें इतनी ऊंचाई से नजारा दिखाने के लिए लाया हूँ। लेकिन धृति को यह सरप्राइज बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि मुंबई में ऊंची इमारतों के ऊपर खड़े होना बहुत आम बात है, लेकिन शायद कल्याण का इरादा कुछ और ही करने का था। खैर, अब कल्याण और धृति एक दूसरे को किस करते हैं और फिर धृति वहां से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि रात को श्रीकांत उस किताब को पढ़कर सूची के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन सूची श्रीकांत के साथ बात किए बिना ही सो जाती है और श्रीकांत भी उसको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करता। अब उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो सूची को खुश कैसे करे, और उसको तो ये भी अंदाजा नहीं था कि सूची किस बात को लेकर उदास है। फिर अगली सुबह जब श्रीकांत अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था तो उसका मैनेजर श्रीकांत को अपने कैबिन में बुलाता है। मैनेजर श्रीकांत को समझाता है
कि यहाँ तुम अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते। तुम्हें कंपनी के हर इवेंट, बर्थडे पार्टी और सभी खुशियों में शामिल होना होगा और इसके अलावा अपने आसपास के सभी लोगों के साथ बातचीत भी करनी होगी ताकि तुम उनके साथ बॉन्डिंग बना के काम कर सको। लेकिन श्रीकांत तो मैनेजर की एक बात एक कान से सुनता है और दूसरे से निकाल देता है। फिर कुछ देर बाद जब श्रीकांत अपने घर पर जाने लगता है तो जोशी नाम का एक रिपोर्टर श्रीकांत से मिलने के लिए आता है। जोशी श्रीकांत से पूछता है कि आपने करीम भट्ट को इंसाफ क्यों नहीं दिलवाया। दरअसल जोशी को करीम भट्ट के वायरल एमएमएस के बारे में पता था और इसीलिए वो श्रीकांत से ये बात करने के लिए आया है। फिर श्रीकांत कहता है कि अब मैं टास्क के लिए काम नहीं करता, इसलिए जाओ यहाँ से। लेकिन तभी जोशी उससे पूछता है कि क्या आपने करीम भट्ट की वजह से ही टास्क छोड़ी है। ये बात सुनकर श्रीकांत को गुस्सा आ जाता है और वो जोशी की कॉलर पकड़ लेता है। श्रीकांत जानबूझकर जोशी से बात नहीं कर रहा था क्योंकि उसको पता था कि ये न्यूज रिपोर्टर वाले बहुत ही शातिर होते हैं। फिर श्रीकांत अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं मिलिंद जोया से मिलने के लिए जाता है क्योंकि उसके दोनों पांव में इंजरी हो गई थी। दरअसल गैस लीकेज के वक्त जोया घायल हो गई थी और उसके दोनों पांव में इंजरी भी हो गई थी और वो खुद भी अभी अभी ट्रॉमा से बाहर निकला है। यही कारण है कि अभी तक उसने अपनी ड्यूटी भी ज्वाइन नहीं की। फिर जोया मिलिंद को समझाती है कि तुम मेरे लिए परेशान मत हो, इस वक्त टास्क को तुम्हारी जरूरत है और मैं भी बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी। फिर मिलिंद जोया की मां से मिलकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ श्रीकांत गौतम से मिलकर उसको रिपोर्टर वाली सारी बात बताता है। गौतम श्रीकांत से वादा करता है कि आइंदा से तुम्हें कोई भी रिपोर्टर परेशान नहीं करेगा। दूसरी तरफ सुब्बू को चेन्नई हाई कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस वाले सुब्बू के मुंह पर एक काला कपड़ा पहना कर ले जाते हैं, लेकिन जब सुब्बू कोर्ट के अंदर जाने लगता है तभी एक खतरनाक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है जिसके कारण सुब्बू की मौत हो जाती है। ये जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे कि ये ब्लास्ट किसी और ने नहीं बल्कि साजिद ने किया था। दरअसल साजिद को इसी मिशन के लिए यहाँ पर भेजा गया था, लेकिन अब समीर का ओरिजिनल प्लान क्या है ये आपको आगे पता चलेगा। अब सुब्बू की मौत की खबर सनसनी की तरह पूरी दुनिया में फैल जाती है। भास्करन और दीपन भी सुब्बू की मौत पर बहुत दुखी हो जाते हैं। अब भास्करन ये सरकार दीपन के कंधों पर सौंप देता है क्योंकि उसके लिए सुब्बू से बढ़कर कुछ भी नहीं था। दीपन भास्करन को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि तुम्हारे बिना ये सरकार नहीं चल पाएगी, लेकिन भास्करन उसकी बात नहीं मानता। दूसरी तरफ सुब्बू की मौत के बाद चेन्नई के लोग बहुत ज्यादा भड़के हुए थे क्योंकि सुब्बू की सरकार लोगों के लिए ही काम करती थी। हर कोई इस हादसे के लिए पीएम बासु को ही दोषी ठहराता है क्योंकि लोगों का मानना है कि बासु तमिल लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। बासु भी ये खबर सुनकर काफी नाराज थी और फिर वो तय करती है कि वो श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर रूपा तुंगा के साथ एक बायलैटरल मीटिंग करेगी। अगले सीन में हम देखते हैं समीर भास्करन से मिलने के लिए जाता है। समीर भास्करन को बताता है कि सुब्बू की मौत के पीछे पीएम बासु का ही हाथ है। समीर की बात सुनकर भास्करन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अब भास्करन अपने खास आदमी सिल्वा के पास फोन करता है और कहता है कि भारत के खिलाफ जंग की तैयारी करो। दरअसल ये समीर की ही चाल थी ताकि उसका काम भी हो जाए और उसको मेहनत भी ना करनी पड़े। अगले सीन में हम राजी को देखते हैं जो बस से अपने घर पर जा रही थी। वो आदमी दोबारा से राजी को छेड़ने की कोशिश करता है। फिर राजी अपने स्टॉप पर उतर जाती है, जिसके बाद वो आदमी भी बस से उतरकर राजी का पीछा करने लगता है। लेकिन उस आदमी को कोई भी अंदाजा नहीं था कि राजी असल में है कौन। राजी मौका मिलते ही उस आदमी पर हमला कर देती है और उसको जान से मार डालती है। फिर घर वापस आने के बाद राजी टीवी में खबर देखती है कि सुब्बू, जो कि तमिल गवर्नमेंट इन एक्साइल का विदेश मंत्री था, वो बॉम्ब ब्लास्ट में मारा गया और उसके भाई भास्करन ने भी पार्टी छोड़ दी है। अब राजी सुब्बू की मौत के बारे में सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। तभी कुछ देर बाद उसके पास सिल्वा का फोन आता है और वो बताता है कि भास्करन ने जंग का ऐलान कर दिया है और इस जंग में तुम्हारी जरूरत है। अब राजी भी सिल्वा की हेल्प करने के लिए मान जाती है और इसी के साथ सेकंड एपिसोड का एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत पास्ट से होती है। जगह है नॉर्दर्न श्रीलंका। ये बात तब की है जब राजी अपने बॉस सिल्वा के लिए काम किया करती थी। राजी कोई मामूली लड़की नहीं है, वो अकेली ही एक फौज के बराबर है। राजी सिल्वा के कहने पर श्रीलंकन आर्मी ऑफिसर्स को एक एक करके मार डालती है
जिसके बाद सिल्वा उन ऑफिसर्स की गन्स और बॉम्ब बारूद जब्त कर लेता है और उनको पॉइंट पेट्रो भिजवा देता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। आज सूची का बर्थडे था और इसीलिए श्रीकांत, धृति और अथर्व सुबह जल्दी उठकर सूची की बर्थडे पार्टी प्लान करते हैं। श्रीकांत तो बस सूची को खुश देखना चाहता था और आज का दिन सूची और श्रीकांत दोनों के लिए बहुत ही खास भी है। फिर बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद श्रीकांत अपने ऑफिस में चला जाता है। श्रीकांत के ऑफिस में जाते ही सूची दोबारा से उस काउंसलर के पास जाती है क्योंकि उस दिन सूची की बात अधूरी रह गई थी। सूची काउंसलर को अरविंद के बारे में भी सब कुछ बता देती है, जिसके बाद काउंसलर उसको एडवाइस देता है कि तुम दोबारा से अरविंद की कंपनी ज्वाइन कर लो। लेकिन सूची कई बार सोचती है कि वो श्रीकांत को सब कुछ सच बता दे, लेकिन घबराहट और गिल्ट की वजह से सूची अपने आप को रोक लेती है। दूसरी तरफ संबित गौतम के साथ एक अर्जेंट मीटिंग करता है। दरअसल समीर और भास्करन दोनों ने एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया था और इसीलिए संबित को शक हो गया है कि वो दोनों मिलकर पीएम बासु का असैसिनेशन करने का प्लान कर रहे हैं। संबित गौतम को बताता है कि बासु कुछ दिनों के बाद मीटिंग के लिए चेन्नई जा रही है और इसी दौरान उसका असैसिनेशन प्लान किया गया होगा। अब गौतम भी संबित की बात सुनकर हैरान हो जाता है। फिर संबित गौतम को कहता है कि अपने बेस्ट ऑफिसर्स को पीएम के साथ चेन्नई भेजो ताकि इस मीटिंग में कोई भी गड़बड़ ना हो। अब गौतम भी संबित की बात अच्छे से समझ जाता है। फिर वहां से निकलकर संबित खुद पीएम बासु से बात करता है। पीएम संबित को साफ साफ कह देती है कि ये मीटिंग किसी भी हाल में कैंसिल नहीं होगी क्योंकि बासु ने श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर रूपा तुंगा से मीटिंग का वादा किया है। अब बासु की बात सुनकर संबित चुप हो जाता है। अगले सीन में हम समीर को देखते हैं जो अपने मिशन का फेज 2 शुरू करने जा रहा था। समीर साजिद को फोन करता है और बताता है कि हम बहुत जल्द ही फेज 2 शुरू करने वाले हैं। लेकिन साजिद के लिए तो अब दिक्कतें और भी बढ़ जाती हैं क्योंकि समीर उसको बहुत जिम्मेदारी भरा काम सौंप रहा था और दूसरी तरफ साजिद ने कल्याण को भी किसी दूसरे मिशन पर लगाया हुआ था। अब साजिद कल्याण को फोन करता है और ऑर्डर देता है कि धृति से मिलना थोड़ा कम कर दो। इस वक्त कल्याण धृति के ही साथ था। अब साजिद की बातें सुनते ही कल्याण धृति को घर ड्रॉप कर देता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ राजी अपने बॉस नंदा के पास जाकर बताती है कि मैं अब अपनी जॉब छोड़ रही हूँ। नंदा राजी से जॉब छोड़ने का कारण पूछता है तो राजी उसको झूठ बोल देती है कि मेरी माँ बीमार है और उनके अंतिम समय में मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। कहीं न कहीं नंदा को अंदाजा हो गया था कि राजी झूठ बोल रही है, लेकिन फिर भी वो नंदा को जाने देता है। दूसरी तरफ श्रीकांत सूची को अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए ले जाता है। जब श्रीकांत और सूची आपस में बातें कर रहे थे तो सूची उसको बताती है कि मैं दोबारा उसी कंपनी को ज्वाइन कर रही हूँ। अब ये बात सुनते ही श्रीकांत उससे पूछता है वही अरविंद वाली कंपनी। अब सूची को भी ये बात बुरी लग जाती है क्योंकि श्रीकांत हर बार अरविंद का नाम लेकर उसको ताना मारता है। फिर श्रीकांत सूची को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, लेकिन सूची नाराज होकर वहां से चली जाती है। अब श्रीकांत का मूड बहुत ज्यादा खराब हो जाता है क्योंकि उसने सूची के लिए ही अपनी टास्क की नौकरी भी छोड़ दी थी, लेकिन सूची तो अभी भी खुश नहीं है। फिर नेक्स्ट डे श्रीकांत अपने ऑफिस में बैठा सूची और अरविंद के बारे में सोचने लगता है। तभी श्रीकांत का मैनेजर तन्मय उसको देख लेता है। फिर वो श्रीकांत पर चिल्लाने लगता है क्योंकि श्रीकांत काम करने की बजाय हर वक्त अपने परिवार के बारे में ही सोचता रहता है। अब फिर से डांट खाना श्रीकांत के लिए बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, इसलिए वो भी अपनी नौकरी को लात मार देता है। फिर वापस जाते वक्त श्रीकांत गौतम को फोन करता है कि मैं फिर से टास्क के साथ जुड़ना चाहता हूँ। गौतम जब ये न्यूज सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि इस समय उसको श्रीकांत की बहुत जरूरत थी। अगले सीन में हम नंदा को देखते हैं जो राजी को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। नंदा राजी को बताता है कि तुम इतनी आसानी से नहीं बच सकती। मैं जानता हूँ तुम अपने गांव में कोई कांड करके आई थी, इसीलिए तुमने मेरी फैक्ट्री ज्वाइन की। फिर वो राजी को धमकी देता है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। अब राजी को मजबूरन नंदा की बात माननी पड़ती है, जिसके बाद नंदा उसको कहता है कि मैं रात के वक्त तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। अब राजी तुरंत ही समझ जाती है कि नंदा उसके घर पर क्या करने के लिए आना चाहता है। दूसरी तरफ सूची अरविंद से मिलकर उसको बताती है कि मैं दोबारा से तुम्हारी कंपनी ज्वाइन कर रही हूँ। अरविंद सूची की बात सुनकर खुश हो जाता है। फिर वो बात घुमाकर सूची को कहता है कि हमें अकेले में बात करनी चाहिए। फिर सूची समझ जाती है कि अरविंद उससे क्या बात करना चाहता है। अगले सीन में हम देखते हैं नंदा राजी के घर पर उससे मिलने के लिए जाता है। राजी को पता था कि
नंदा यहाँ पर क्यों आया है, और इसीलिए राजी खुद ही अपने कपड़े उतारने लगती है। फिर नंदा एक दरिंदे की तरह राजी पर टूट पड़ता है। फिर जब वो गुस्से में आकर राजी को मारने लगता है तो राजी को अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं। राजी को वो दिन याद आता है जब श्रीलंकन आर्मी के लोग उसको और उसके परिवार को बेरहमी से मार रहे थे और राजी चीख चीख कर रो रही थी। अब राजी गुस्से में नंदा को धक्का दे देती है और फिर उसको जान से मार डालती है। इतना सब करने के बाद भी वो चीखें राजी के कानों में गूंज रही थी, जैसे कि वो उसके तन मन में समा गई हो। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। फोर्थ एपिसोड की शुरुआत नॉर्दर्न श्रीलंका से होती है, जहां सिल्वा राजी की मुलाकात भास्करन से करवाता है। सिल्वा भास्करन को बताता है कि राजी एक फाइटर पायलट है और आज से ये तमिल रिबेल के लिए काम करेगी। अब कहानी फिर से पास्ट में जाती है, जहां हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। राजी नंदा को मारने के बाद उसकी लाश के टुकड़े कर देती है ताकि उनको फेंकने में आसानी हो, और फिर वो उसकी लाश को केमिकल में डाल देती है। अब राजी का बस एक ही काम बचा था, नंदा की लाश के टुकड़ों को सुनसान जगह पर फेंक कर आने का। फिर अगली सुबह राजी चुपचाप फैक्ट्री में जाकर काम करने लगती है। जब फैक्ट्री के बाकी लोगों को पता चलता है कि नंदा सर गायब हो गए हैं तो उनके परिवार वालों को खबर कर दी जाती है। अगले सीन में हम भास्करन और समीर को देखते हैं, जो एक बहुत बड़े आदमी मयप्पन से मिलने के लिए आए थे। दरअसल मयप्पन भास्करन का सपोर्टर था और इसके अलावा अच्छा दोस्त भी। समीर को अपना मिशन पूरा करने के लिए एक फ्लाइंग स्कूल की जरूरत थी और इसीलिए समीर और भास्करन मयप्पन का प्राइवेट फ्लाइंग स्कूल खरीद लेते हैं। हालांकि भास्करन मयप्पन को ये बात नहीं बताता कि उसको ये स्कूल क्यों चाहिए। अब इसके आगे का सारा काम साजिद को देखना था, क्योंकि ये फ्लाइंग स्कूल चेन्नई में है। दूसरी तरफ श्रीकांत, जेके और मिलिंद चेन्नई जाने की तैयारी करते हैं। जब श्रीकांत अपना सामान पैक कर रहा था तो धृति उस पर चिल्लाने लगती है, क्योंकि श्रीकांत उसको कोई भी बात नहीं बताता। दरअसल धृति बहुत दिनों से देख रही है कि श्रीकांत और सूची एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। वो दोनों हर वक्त आपस में लड़ते रहते हैं और इसीलिए धृति को शक है कि शायद श्रीकांत और सूची अलग हो रहे हैं। फिर श्रीकांत अपनी बेटी को समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन धृति तो नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर श्रीकांत अथर्व को बाय बोलकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ नंदा के घर वाले पुलिस में शिकायत कर देते हैं, जिसके बाद ऑफिसर उमायल फैक्ट्री में आकर वहां पर काम करने वाले लोगों से पूछताछ करती है। उमायल एक एक करके सभी वर्कर्स को बुलाती है और उनके बयान लेती है, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि नंदा कहां पर गायब हो गया। राजी को भी बयान देने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन राजी उमायल से साफ साफ कह देती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। दूसरी तरफ सूची ने भी अब अरविंद के साथ काम करना शुरू कर दिया था। अब अरविंद की कंपनी किसी कैफे में काम नहीं करती थी, बल्कि अब उन्होंने खुद का प्राइवेट ऑफिस ले लिया है। अब अरविंद और निखिल दोनों ही सूची की ज्वाइनिंग से बहुत खुश थे। अगले सीन में हम देखते हैं श्रीकांत अपनी टीम के साथ चेन्नई पहुंच जाता है और वहां उसको पता चलता है कि एक और सर्विलेंस टीम श्रीकांत के साथ काम करेगी, जिनको चेन्नई का चप्पा चप्पा मालूम है, और ऑफिसर मुथुस्वामी इस टीम का मेन हेड है। मिलिंद और मुथुस्वामी श्रीकांत को बताते हैं कि हमने चेन्नई के हर एक एंट्री पॉइंट, एयरपोर्ट्स, बस स्टॉप और सभी बड़ी जगहों पर सर्विलेंस टीम के लिए रिपोर्ट डाल दी है। अब श्रीकांत को कुछ भी करके उस रिबेल ग्रुप के बारे में पता लगाना था कि वो लोग कौन है और उनका प्लान क्या है। कहीं न कहीं श्रीकांत को अंदाजा हो गया था कि उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो डेटा में नहीं मिलने वाली, और इसीलिए श्रीकांत एजेंट चिल्लम से कांटेक्ट करता है। सुब्बू की मौत के बाद चिल्लम अंडरग्राउंड हो गया था, क्योंकि चिल्लम ने ही भास्करन से कहा था कि सुब्बू को अरेस्ट करवा दो। तभी हम सिल्वा को देखते हैं, जिसने राजी को एक खास मकसद से मिलने के लिए बुलाया था। सिल्वा साजिद को बताता है कि राजी मिशन पूरा करने में हमारी हेल्प करेगी। अब साजिद सिल्वा की बात मानकर राजी को अपने मिशन में शामिल कर लेता है। दूसरी तरफ धृति कल्याण को बार बार मैसेज किए जा रही थी, लेकिन कल्याण उसका एक भी मैसेज सीन नहीं करता। फिर कुछ देर बाद कल्याण धृति को कॉल करके कहता है कि अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। धृति कल्याण की बात सुनकर रोने लगती है। फिर कल्याण कुछ सोचकर धृति को एक कैफे में मिलने के लिए बुलाता है। धृति को तो कोई अंदाजा भी नहीं था कि कल्याण हकीकत में एक मुस्लिम है। कल्याण का असली नाम सलमान था और इसको धृति पर नजर रखने का काम सौंपा गया था। अगले सीन में हम राजी को देखते हैं, जो नंदा की लाश के टुकड़े एक पन्नी में भरकर ले जा रही थी। जब राजी वो टुकड़े फेंक रही थी तो अचानक पन्नी फट जाती है और नंदा का मांस जमीन पर गिर जाता है। लेकिन तभी एक भिखारी राजी को ऐसा करते हुए देख लेता है, लेकिन राजी उस पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि वो भिखारी बहुत ज्यादा नशे में था। फिर राजी उस मांस को उठाती है और पन्नी में लपेटकर फेंक देती है। दूसरी तरफ धृति जब कल्याण से मिलती है तो कल्याण उसको अपने अंकल के घर पर ले जाता है। इस मिशन के दौरान कल्याण सच में धृति से प्यार करने लगा था। घर के अंदर कदम रखते ही
धृति को अंदाजा हो जाता है कि ये घर किसी मुस्लिम का है। फिर धृति कल्याण से पूछती है कि क्या तुम्हारे अंकल एक मुस्लिम है। जवाब में कल्याण उसको झूठ बोल देता है कि ये घर रेंटेड है और इस घर का मालिक मुस्लिम है। अब कल्याण और धृति धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, लेकिन तभी कल्याण के अंकल मुकीम वापस आ जाते हैं, जिसके बाद कल्याण धृति को छुपा देता है। बदकिस्मती से मुकीम धृति का स्कूल बैग देख लेता है, जिसके बाद वो बंदूक निकालकर कल्याण से पूछता है कि घर में और कौन है। तभी धृति वहां पर आती है और मुकीम से कहती है कि मैं कल्याण से मिलने के लिए आई थी। फिर कल्याण धृति को वापस जाने के लिए कहता है। धृति के घर से बाहर जाते ही मुकीम कल्याण उर्फ सलमान को मारने लगता है और कहता है कि साजिद भाई को तुम्हारे बारे में बताना पड़ेगा। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि मुकीम असल में कौन है और उसका कल्याण के साथ क्या रिश्ता है। दूसरी तरफ साजिद अपने मिशन के लिए हेलीकॉप्टर तैयार करवा रहा था। समीर साजिद को बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास तरह की बंदूकें देखी है ताकि मिशन पूरा करने में तुम्हें आसानी हो। अब समीर और साजिद का असली मिशन क्या है ये हमें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। अगले सीन में हम श्रीकांत और जेके को देखते हैं, जो एक रेस्टोरेंट में चिल्लम से मिलने के लिए आए थे। चिल्लम श्रीकांत को एक लिस्ट देता है जिसमें रिबेल के सभी सेफ हाउस के नाम हैं। ये लिस्ट श्रीकांत के बहुत काम आने वाली थी, लेकिन श्रीकांत चिल्लम से कोई और सवाल पूछता इससे पहले ही चिल्लम वहां से गायब हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं उमायल अब भी बाकी के वर्कर्स का बयान ले रही थी। तभी एक वर्कर उसको बताती है कि नंदा राजी को पसंद करता था। फिर उमायल राजी को बुलाने के लिए कहती है, लेकिन नंदा के साथ काम करने वाला एक और आदमी उमायल को बताता है कि राजी आज काम पर ही नहीं आई। अब उमायल को शक हो जाता है कि राजी कुछ तो छुपा रही है, जिसके बाद उमायल सीधा राजी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ श्रीकांत अपनी टीम को राजी की कॉलोनी में लेकर जाता है और ऑर्डर देता है कि यहाँ हर एक सेफ हाउस को चेक करो। अब कहानी में कुछ ऐसा होने वाला है जिसको देखने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे। जब उमायल राजी के घर पर पहुंचती है तो राजी एक पन्नी में नंदा के टुकड़ों को ले जा रही थी। फिर उमायल राजी से पूछती है कि क्या नंदा तुम्हें पसंद करता था। जवाब में राजी सिर नीचे कर लेती है और उमायल को बताती है कि नंदा मेरी गरीबी और मजबूरी का फायदा उठाना चाहता था। फिर उमायल राजी से पूछती है कि तुमने आखिरी बार नंदा को कब देखा, लेकिन इतने में लाश वाली पन्नी फटने लगती है। अब राजी जल्दी से उमायल के सवालों का जवाब देकर उसको वहां से रवाना कर देती है। फिर राजी खुद भी वहां से चली जाती है। तभी जब उमायल वापिस से पुलिस स्टेशन जा रही थी तो उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जीएच के पास एक लाश मिली है। फिर उमायल नंदा की वाइफ को लाश पहचानने के लिए बुला लेती है, लेकिन नंदा की वाइफ लाश को देखते ही बोल देती है कि ये मेरे पति नहीं है। फिर उमायल उनको वहां से जाने के लिए कहती है। उमायल को उस लाश के पास से कुछ अजीब सी महक आ रही थी, जैसे उसने पहले भी इस महक को महसूस किया है। फिर उमायल डॉक्टर से पूछती है कि ये महक कैसी है। जवाब में डॉक्टर उसको कहता है कि ये एक केमिकल की महक है और इसका इस्तेमाल लाश को सड़ने से बचाने के लिए किया जाता है। अब ये बात सुनते ही उमायल को याद आ जाता है कि उसने ये महक राजी के घर पर भी महसूस की थी। इसका मतलब राजी बहुत बड़ा गेम खेल रही है। फिर उमायल फौरन अपनी टीम के साथ राजी को पकड़ने के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ श्रीकांत और जेके कई सारे घर चेक करने के बाद राजी के घर को चेक करने के लिए जाते हैं। तभी जब उमायल भी राजी के घर पर पहुंचती है तो वहां जेके और श्रीकांत लाश के पास मौजूद थे और इसी के साथ 4th एपिसोड का एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 5th एपिसोड में हम देखते हैं उमायल श्रीकांत और जेके को लॉकअप में डाल देती है। दरअसल उमायल को लग रहा था कि नंदा का कत्ल श्रीकांत और जेके ने किया है, क्योंकि जब वो नंदा के घर पर गई तो वो दोनों ही बॉडी के पास मौजूद थे और चेन्नई में कोई भी ऑफिसर टास्क के बारे में नहीं जानता था, जिस वजह से श्रीकांत खुद को निर्दोष भी साबित नहीं कर पाता। फिर जेके गुस्से में आकर उमायल को भला बुरा कहने लगता है, क्योंकि उमायल उनको एक फोन भी नहीं करने दे रही थी। फिर वो गुस्से में आकर जेके का फोन पानी में फेंक देती है, जिसके बाद श्रीकांत और जेके को अलग अलग सेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। दूसरी तरफ राजी सिल्वा के पास जाकर उसको बताती है कि पुलिस मेरे पीछे पड़ गई है। सिल्वा राजी की बात सुनकर घबरा जाता है, लेकिन तभी राजी उसको कहती है तुम परेशान मत हो, मैंने हमारे मिशन के बारे में किसी को भी नहीं बताया। फिर सिल्वा राजी को फ्रेश होने के लिए कहता है, क्योंकि बहुत जल्द राजी और साजिद एक खास जगह पर जाने वाले हैं। अब वो खास जगह कौन सी है ये हमें आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम देखते हैं मुत्तू पुलिस स्टेशन में आकर श्रीकांत और जेके को छुड़ा लेता है। मुत्तू उमायल को बहुत डांटता है, क्योंकि उसने टास्क के 2 सीनियर्स ऑफिसर्स को अरेस्ट कर लिया था। फिर उमायल श्रीकांत को राजी की तस्वीर दिखाती है और कहती है कि हम इस लड़की को ढूंढ रहे हैं। श्रीकांत को शक होता है कि राजी जरूर किसी रिबेल टीम के साथ काम करती है, क्योंकि राजी का घर एक रिबेल सेफ हाउस था।
फिर श्रीकांत, जेके और मुत्तू अपने ऑफिस में चले जाते हैं। वापस जाते वक्त श्रीकांत अथर्व को फोन करता है और पूछता है कि घर में सब कैसा चल रहा है। फिर अथर्व श्रीकांत को धृति और सूची के बारे में सब कुछ बता देता है कि माँ ने वो कंपनी ज्वाइन कर ली। श्रीकांत को पहले से ही अंदाजा हो गया था कि उसके जाते ही सूची उस कंपनी को ज्वाइन कर लेगी। कहीं न कहीं श्रीकांत को पता था कि सूची और अरविंद एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन श्रीकांत यही बात सूची के मुंह से सुनना चाहता था। अगले सीन में हम अरविंद को देखते हैं जो सूची से थोड़ा बहुत नाराज था। दरअसल सूची ने जब से ऑफिस ज्वाइन किया है वो अरविंद से खुलकर बात भी नहीं करती और इसीलिए अरविंद उससे नाराज है। तभी कुछ देर बाद सूची अरविंद के पास जाती है और माफी मांगती है और अरविंद भी सूची को यही कहता है कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। दूसरी तरफ उमायल श्रीकांत के ऑफिस में आकर उसको राजी के बारे में रिपोर्ट करती है। उमायल भी इस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनना चाहती थी और इसीलिए वो श्रीकांत से रिक्वेस्ट करती है कि आप मुझे भी अपनी टीम में शामिल कर लीजिए। जेके उमायल को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि लोंडा अभी तक कंवारा था, इसलिए वो श्रीकांत को कहता है कि इसको शामिल कर लो। तभी कुछ देर बाद पुनीत श्रीकांत को एक वीडियो दिखाता है जिसमें रिबेल टीम अपने आदमियों को ट्रेन कर रही थी। श्रीकांत ये देखकर हैरान हो जाता है कि राजी रिबेल टीम की मेन एसेट है, यानी अगर राजी को पकड़ लिया जाए तो रिबेल टीम का सारा प्लान पता चल जाएगा। अगले सीन में हम सिल्वा को देखते हैं जो राजी और साजिद को आगे का प्लान बता रहा था। राजी और साजिद को वीरनयम से होकर पॉइंट पेड्रो जाना है जहां सारा माल रखा हुआ है और तब तक सिल्वा के दो खास आदमी प्रभु और मुरली सारी तैयारी कर देंगे। अब साजिद भी सिल्वा की बात अच्छी तरह से समझ जाता है। दूसरी तरफ गौतम और संबित दीपन से बात करते हैं ताकि वो भास्करन को रोक सके। दरअसल दीपन इंडियन फोर्स के साथ मिला हुआ है और गौतम दीपन की हर एक इंफॉर्मेशन के बदले उसको पैसे देता है। फिर दीपन भास्करन के पास जाकर उससे बात करता है और समझाता है कि तुम दोबारा से पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो, लेकिन भास्करन उसको कहता है कि अब यह सरकार तुम्हारी है और तुम ही इसको चलाओगे। दीपक ये जानने की बहुत कोशिश करता है कि भास्करन का प्लान क्या है, लेकिन भास्करन उसको कुछ भी नहीं बताता। फिर दीपन बाहर जाकर संबित को खबर देता है कि भास्करन कुछ बड़ा करने वाला है, लेकिन क्या करने वाला है ये मैं नहीं जानता। दूसरी तरफ सूची के लिए एक और नई मुसीबत खड़ी हो जाती है क्योंकि नेक्स्ट वीक उसको अरविंद के साथ एक प्रेजेंटेशन के लिए लंदन जाना था। अब सूची दोबारा से उस किस्से को दोहराना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी किस्मत उसको बार बार उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है क्योंकि एक तरफ साजिद और राजी वीरनयम से होकर श्रीलंका और फिर पॉइंट पेड्रो की तरफ बढ़ रहे थे और वहीं दूसरी तरफ श्रीकांत अपनी टीम के साथ वीरनयम जा रहा था क्योंकि उसको तमिल रेबल के बारे में इंटेल मिली है। श्रीकांत और उसकी टीम कई लोगों से बात करते हैं जिन्होंने तमिल रेबल के लिए काम किया है, लेकिन कोई भी उनको काम की इंफॉर्मेशन नहीं देता। फिर रात के वक्त श्रीकांत और उसकी टीम थोड़ा ब्रेक लेते हैं। दूसरी तरफ समीर एक पिज्जा बॉय के जरिए भास्करन तक एक कोड मैसेज पहुंचाता है। दरअसल समीर को पता चलता है कि हिंदुस्तानी भास्करन पर नजर रखे हुए हैं और इसीलिए समीर भास्करन को अंडरग्राउंड हो जाने के लिए कहता है। अब भास्करन भी समीर की बात मान लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं सिल्वा का पुराना दोस्त और वीरनयम का सबसे बड़ा स्मगलर जिसका नाम जेब्राट था अपनी बोट में बिठाकर साजिद और राजी को पॉइंट पेड्रो तक ले जाता है। पॉइंट पेड्रो आर्मी बेस के ठीक साथ में है और इसीलिए साजिद और राजी जंगल के रास्ते से होकर मेन लोकेशन तक पहुंच जाते हैं। तभी हम उन दो ऑफिसर्स को देखते हैं जो भास्करन के घर के बाहर नजर रखे हुए थे। एक ऑफिसर गौर करता है कि शाम से भास्करन के घर की लाइट बंद है, जिसके बाद वो दोनों ही भास्करन के घर में चेक करने के लिए जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि भास्करन यहाँ से गायब हो चुका है। अब वो ऑफिसर अपने सीनियर को खबर करते हैं कि भास्करन भाग गया है। दूसरी तरफ साजिद और राजी मेन लोकेशन पर पहुंचकर सारा माल बाहर निकाल लेते हैं। तभी राजी को एक रेडियो सिग्नल की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो दोनों ही चुप हो जाते हैं। तभी दो गार्ड्स टॉर्च की रोशनी देखकर उस तरफ जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग माल के करीब पहुंचते हैं तो राजी उन पर हमला कर देती है और फिर वो दोनों मिलकर उन दोनों ऑफिसर्स को मार डालते हैं। जब जबराट ये सब कुछ देखता है तो बहुत घबरा जाता है क्योंकि उसने पहले ही वार्न किया था कि मुझे कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए, लेकिन राजी जेब्राट को भी मार देती है, जिसके बाद वो दोनों सारा माल लेकर फरार हो जाते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 6th एपिसोड में हम देखते हैं राजी और साजिद
माल लेकर वापस चेन्नई आ जाते हैं। सिल्वा साजिद से पूछता है कि जेबराट कहाँ है। फिर साजिद कहता है कि अगर हम उसको वापस लाते तो हमारा मिशन फेल हो जाता। ये बात सुनकर सिल्वा टेंशन में आ जाता है क्योंकि सारे C4 डिटोनेटर्स जेबराट के ही पास थे। फिर सिल्वा और साजिद तय करते हैं कि वो लोग जेबराट के घर पर जाकर सारे डिटोनेटर्स उठा लेंगे। दूसरी तरफ श्रीकांत अपनी टीम के साथ नाश्ता कर रहा था। जब श्रीकांत हाथ धोने के लिए जाता है तो चिल्लम उससे सीक्रेटली आकर मिलता है। श्रीकांत चिल्लम को बताता है कि हमें राजी नाम की एक फाइटर पायलट के बारे में पता चला है और इसके अलावा एक कोड वर्ड भी, लोकल 52। फिर चिल्लम लोकल 52 का नाम सुनकर हैरान हो जाता है और बताता है कि लोकल 52 वीरनेयम के सबसे बड़े स्मगलर जेबराट का कोड वर्ड है। फिर चिल्लम जेबराट का एड्रेस जमीन पर फेंक कर वहां से चला जाता है। तभी कुछ ही देर में श्रीकांत अपने साथियों के साथ जेबराट के घर पर पहुंच जाता है और उसकी वाइफ से पूछताछ करता है। दूसरी तरफ सूची अथर्व को अपने ऑफिस में लेकर जाती है क्योंकि आज सूची की कंपनी में किड्स फन डे है। अरविंद और निखिल भी अपने बच्चों को ऑफिस में लेकर आए थे। जब अरविंद वहां पर नहीं था तो सूची निखिल से पूछती है कि क्या लंदन वाला प्लान चेंज नहीं हो सकता, लेकिन जवाब में निखिल उसको साफ साफ मना कर देता है। फिर सूची थोड़ा टेंशन में आ जाती है क्योंकि श्रीकांत को बताए बिना वो ये ट्रिप प्लान नहीं कर सकती थी। अगले सीन में हम देखते हैं साजिद और राजी दोनों ही जेबराट के घर पर डिटोनेटर्स लेने के लिए आए थे। जिस समय राजी घर के अंदर जाने लगती है तो वो देखती है कि पुलिस यहाँ पर पहले से ही मौजूद है। फिर राजी चुपचाप वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन तभी उमायल उसको देख लेती है। फिर उन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। राजी इतनी ताकतवर थी कि वो उमायल को मार मार कर घायल कर देती है और वहां से भाग जाती है। फिर श्रीकांत, जेके और बाकी के ऑफिसर्स राजी का पीछा करने लगते हैं। तभी साजिद भी सिल्वा के पास जाकर उसको बताता है कि हमें राजी को बचाना होगा, लेकिन सिल्वा उसको रोक देता है। दरअसल सिल्वा का पूरा माल एक ट्रक के अंदर मौजूद है और अगर ये ट्रक पुलिस के हाथ लग गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए सिल्वा और साजिद माल लेकर वहां से भाग जाते हैं क्योंकि सिल्वा को यकीन है कि राजी उन ऑफिसर्स को संभाल लेगी। दूसरी तरफ जेके और श्रीकांत काफी दूर तक राजी का पीछा करते हैं। इस दौरान जो भी ऑफिसर राजी को पकड़ने के लिए जाता है, राजी उन सभी को घायल कर देती है। फिर कुछ देर बाद श्रीकांत और उसकी टीम राजी को दोनों तरफ से घेर लेते हैं। अब राजी बुरी तरह से फंस जाती है, लेकिन तभी वो जेके को अपना टारगेट बनाती है और उसके सिर पर पत्थर मारकर वहां से भाग निकलती है। लेकिन तभी उमायल एक नेट की हेल्प से राजी को पकड़ लेती है। श्रीकांत ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक लड़की इतनी ताकतवर हो सकती है। फिर जब श्रीकांत राजी को पुलिस स्टेशन में लेकर जाता है तो उसके पास गौतम का फोन आता है और वो बताते हैं कि कल रात पॉइंट पेड्रो में एक बड़ा हादसा हुआ है। अब गौतम और उनकी टीम को अंदाजा भी नहीं था कि रिबेल वाले पॉइंट पेड्रो से क्या लेकर आए हैं, लेकिन वो जो भी चीज थी उससे हिंदुस्तान के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी। फिर श्रीकांत गौतम को कहता है कि आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए क्योंकि हमने राजी को पकड़ लिया है। फिर श्रीकांत और उसकी टीम राजी को पुलिस स्टेशन में लेकर जाते हैं। श्रीकांत जेके और मुथु को ऑर्डर देता है कि जेबराट के घर पर जाकर उसकी बीवी से पूछताछ करो। फिर श्रीकांत और उमायल राजी से पूछताछ शुरू करते हैं। राजी उनको कुछ भी बताने से साफ साफ इनकार कर देती है, इसलिए श्रीकांत अपना पुराना पैंतरा आजमाता है और राजी को एक झूठी इमोशनल कहानी के जरिए अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है। फिर राजी श्रीकांत को बताती है कि श्रीलंका की आर्मी ने मेरे परिवार को मार डाला था और इसीलिए मैंने रिबेल टीम का साथ दिया। वो श्रीकांत को ये भी बताती है कि मेरी कहानी सच्ची है, आपकी कहानी की तरह झूठी नहीं है, इसलिए अब आपको जो भी करना है कर लीजिए, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी। अब आप समझ ही गए होंगे कि राजी सिर्फ फाइट ही अच्छी नहीं करती बल्कि उसका दिमाग भी बहुत तेज है। अब श्रीकांत भी राजी को ज्यादा फोर्स नहीं करता क्योंकि जब इंसान हालातों की वजह से जानवर बन जाए तो उसको सही गलत की परख नहीं रहती। और वैसे भी श्रीकांत समझ गया था कि इसको जितना भी टॉर्चर क्यों ना कर ले, ये अपनी जुबान नहीं खोलेगी। दूसरी तरफ सिल्वा और साजिद अपने कुछ आदमियों के साथ मिलकर प्लान बनाते हैं। तभी जब जेके और मुथु जेबराट के घर पर जाते हैं तो उनको एहसास होता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है क्योंकि कई सारे लोग जेके और मुथु का पीछा कर रहे थे। दूसरी तरफ श्रीकांत को भी पुलिस स्टेशन में एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है। तभी श्रीकांत देखता है कि राजी मुस्कुरा रही है, यानी कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। फिर श्रीकांत अंदर जाकर उमायल को कहता है सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दो क्योंकि हम पर हमला होने वाला है। फिर उमायल ठीक ऐसा ही करती है। तभी जब मिलिंद और पुलिस स्टेशन के 2 सीनियर ऑफिसर्स नीचे का दरवाजा बंद करने के लिए जाते हैं तो बाहर से गोलियां चलने लगती है। अब पुलिस स्टेशन के चारों तरफ धुआंधार फायरिंग होने लगती है। तभी सिल्वा और साजिद अपने आदमियों की हेल्प से पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाते हैं
और वहाँ पर मौजूद सभी ऑफिसर्स को मार डालते हैं। तभी जब उमाइल राजी के पास जाती है तो राजी उसका गला दबाकर उसको मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी श्रीकांत वहाँ पर आता है और राजी को पकड़ लेता है। अब श्रीकांत राजी को अपनी ढाल बनाकर बाहर आ जाता है और चिल्लाते हुए साजिद को कहता है, फायरिंग रोक दो वरना मैं इसको भी मार डालूंगा। तभी राजी श्रीकांत का हाथ मोड़कर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन श्रीकांत राजी को शूट कर देता है। लेकिन राजी की किस्मत अच्छी थी, वो गोली उसके हाथ को छूकर निकल जाती है। फिर साजिद और राजी वहां से भाग जाते हैं। इस लड़ाई में मिलिंद भी मारा जाता है, जिसके कुछ देर बाद जेके और मुथु पुलिस स्टेशन में वापस आ जाते हैं। मिलिंद की लाश देखकर श्रीकांत और जेके रोने लगते हैं, क्योंकि टास्क एक बार फिर से ये लड़ाई हार गया। तभी जब एम्बुलेंस मरे हुए ऑफिसर्स की बॉडी ले जा रही थी तो श्रीकांत सूची के पास फोन करता है। सूची श्रीकांत से पूछती है कि क्या हो गया, लेकिन श्रीकांत कोई भी जवाब नहीं देता, बस रोने लगता है। अब जोया भी मिलिंद की मौत की खबर सुनकर पूरी तरह से टूट जाती है। तभी लास्ट सीन में हम देखते हैं साजिद समीर के पास फोन करता है और बताता है कि श्रीकांत एक बार फिर से हमारे रास्ते में आ रहा है। साजिद की बात सुनकर समीर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी साजिद उसको कहता है, मेरे पास एक तरकीब है जिससे श्रीकांत खुद ये लड़ाई छोड़ देगा। फिर साजिद कल्याण को फोन लगाता है और कहता है, मुझे कल ही वो लड़की अपनी गिरफ्त में चाहिए। अब कल्याण साजिद की ये बात अच्छी तरह से समझ जाता है, जिसके बाद वो धृति को मैसेज करता है कि कल हम एक साथ एंजॉय करेंगे। तभी धृति जब कल्याण का मैसेज पढ़ती है तो खुश हो जाती है और इसी के साथ 6th एपिसोड का एंड हो जाता है। 7th एपिसोड में हम देखते हैं गौतम और श्रीकांत फोन पर बात कर रहे थे। श्रीकांत गौतम को बताता है कि ये सब कुछ समीर करवा रहा है। दरअसल समीर और साजिद मिलकर चेन्नई मीटिंग वाले दिन कुछ बहुत बड़ा प्लान करने वाले हैं और उनका मेन टारगेट है पीएम वसु। फिर गौतम श्रीकांत को ऑर्डर देता है कि कुछ भी करके इस मिशन को रोको, लेकिन श्रीकांत को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो साजिद और राजी को कैसे रोकेगा, क्योंकि श्रीकांत के पास ऐसा एक भी सबूत नहीं है जिसके जरिए उस मिशन के बारे में कुछ पता चल सके। तभी श्रीकांत को ध्यान आता है कि साजिद और राजी जेबराट के घर पर गए थे और वहीं से सारा खेल शुरू हुआ था। अब श्रीकांत समझ जाता है कि जेबराट के घर में कुछ तो गड़बड़ है, जिसके बाद श्रीकांत अपनी टीम के साथ जेबराट के घर जाकर पूछताछ करने लगता है। जेबराट की बीवी श्रीकांत को बताती है कि जेबराट 2 दिन से घर नहीं आया। फिर मुत्तू और बाकी के ऑफिसर्स जेबराट के घर की तलाशी लेते हैं। तलाशी लेने पर जेबराट के घर में से कई सारे डिटोनेटर्स मिलते हैं, यानी कि सिल्वा और साजिद मिलकर एक बहुत बड़े बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहे थे। अगले सीन में हम दीपन को देखते हैं, जो भास्करन के गायब हो जाने से बहुत परेशान था। दरअसल भास्करन के गायब हो जाने की वजह से दीपन की पार्टी में बहुत सारी दिक्कतें आ गई थी और इसीलिए दीपन को कुछ भी करके भास्करन को ढूंढना है। दूसरी तरफ धृति कल्याण से मिलने जाने से पहले अपनी फ्रेंड महिमा के पास कॉल करती है और कहती है कि अगर मम्मी पूछे तो यही कहना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर कुछ देर बाद सूची भी वहाँ पर आ जाती है और धृति से पूछती है कहाँ जा रही हो, लेकिन धृति तो सूची के साथ ठीक ढंग से बात भी नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि दीपन समीर से मिलता है और पूछता है कि भास्करन कहाँ गायब हो गया। समीर दीपन के सामने बिल्कुल अनजान बनकर बात करता है, जैसे उसको भास्करन के बारे में कुछ भी पता ना हो। फिर दीपन समीर को कहता है कि अगर तुम्हें भास्करन के बारे में कुछ भी पता चले तो प्लीज मुझे खबर कर देना। फिर समीर वहाँ से चला जाता है। फिर वो भास्करन को मैसेज करता है और बताता है कि दीपन तुम्हें ढूंढ रहा है। दीपन को कोई अंदाजा भी नहीं था कि भास्करन इस वक्त फ्रांस में नॉर्मंडी नाम की एक जगह पर छुपा हुआ है। दूसरी तरफ साजिद सिल्वा को आगे का प्लान समझाता है। वो मैप के जरिए सिल्वा को बताता है कि हम लोग कब और कहां पर अटैक करेंगे। इसके अलावा साजिद सिल्वा को ये भी बताता है कि जेबराट के पास जो डिटोनेटर्स थे वो पकड़े गए हैं, इसलिए अब हमें कुछ नए डिटोनेटर्स बनाने होंगे। तभी साजिद को पता चलता है कि राजी की हालत और भी खराब होती जा रही है और फिलहाल उसको एक डॉक्टर की जरूरत है। फिर वो लोग एक डॉक्टर को अपने अड्डे पर बुलाते हैं। वो डॉक्टर सिल्वा से अपनी जिंदगी की भीख मांगता है और कहता है कि मैं किसी को भी आप लोगों के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। फिर सिल्वा उस डॉक्टर से वादा करता है कि हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, तुम बस राजी का इलाज करो। अब वो डॉक्टर राजी का इलाज शुरू कर देता है। दूसरी तरफ दीपन एड्रियन नाम के एक आदमी से मिलने के लिए जाता है और उसको भास्करन को ढूंढने का काम देता है। अगले सीन में हम देखते हैं संबित और गौतम पीएम बसु को मीटिंग पोस्टपोन करने के लिए फोर्स कर रहे थे, लेकिन बसु गौतम को साफ साफ कह देती है कि ये मीटिंग किसी भी हाल में पोस्टपोन नहीं होगी। और इसके अलावा वो गौतम को बहुत बुरा भला भी कह देती है, क्योंकि सरकार ने बहुत ही सोच समझकर एनआईए और टास्क को शुरू किया था, लेकिन एनआईए हर बार अपने मकसद में नाकामयाब रहा। कुल मिलाकर
जाकर बसु बस यही कहना चाहती थी कि मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, लेकिन मीटिंग की डेट आगे नहीं बढ़ेगी। अगले सीन में हम देखते हैं धृति कल्याण के साथ मूवी देखने के लिए जाती है, जिसके बाद वो दोनों मॉल में घूमने के लिए जाते हैं और एक साथ खूब मजे करते हैं। अब कल्याण अपना मेन प्लान शुरू करता है। वो धृति को कहता है कि आज मेरा घर बिल्कुल खाली है और तुम आज मेरे घर पर चल सकती हो। तभी धृति के पास सूची का फोन आ जाता है और वो साइड में जाकर अपनी माँ से बात करने लगती है। सूची धृति को घर पर आने के लिए कहती है क्योंकि बहुत देर हो गई थी, लेकिन जवाब में धृति उसको कहती है कि मैं महिमा के घर पर होमवर्क कर रही हूँ, और इतना कहकर वो फोन काट देती है। अब कल्याण के लिए रास्ता बिल्कुल साफ हो गया था, जिसके बाद वो धृति को अपने साथ ले जाता है। कल्याण के पीछे मुकीम भी उन दोनों पर नजर रख रहा था ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो। दूसरी तरफ राजी की हालत अब पहले से काफी सुधर गई थी। फिर साजिद उसको बताता है कि कल तुम्हारे लिए एक बड़ा दिन है। दरअसल राजी कल एक हेलीकॉप्टर में बॉम्ब रखकर सीधा उस जगह पर जाएगी जहां पर बसु और रूपा तुंगा दोनों मीटिंग करने वाले हैं। साजिद को राजी पर पूरा भरोसा था, लेकिन अब ये मिशन पूरा हो पाएगा या नहीं, ये हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ सूची महिमा को फोन करके पता करती है कि धृति उसके घर से निकली या नहीं। पहले तो महिमा झूठ बोल देती है कि धृति कुछ देर पहले ही यहाँ से निकल गई, लेकिन जब सूची दोबारा फोन करती है तो महिमा को सच बताना ही पड़ता है। वो सूची को बता देती है कि धृति मेरे घर पर आई ही नहीं, बल्कि वो तो अपने बॉयफ्रेंड कल्याण के साथ घूमने के लिए गई है। अब सूची महिमा की बात सुनकर हैरान हो जाती है, लेकिन टेंशन वाली बात ये थी कि कल्याण धृति और महिमा के स्कूल में नहीं पढ़ता है। फिर सूची महिमा से कल्याण का एड्रेस पूछती है, लेकिन महिमा बताती है कि वो लड़का हमारे स्कूल में नहीं पढ़ता, इसलिए मुझे उसका एड्रेस नहीं पता। अब ये बात सुनकर सूची बहुत ज्यादा घबरा जाती है, जिसके बाद वो तुरंत श्रीकांत को फोन करती है। श्रीकांत सूची का फोन नहीं उठा रहा था। फिर सूची अरविंद को फोन करती है और कहती है श्रीकांत को कॉल करो। अब अरविंद श्रीकांत के पास फोन मिलाता है और बताता है कि सूची को तुमसे जरूरी बात करनी है। फिर श्रीकांत सूची को फोन मिलाकर उससे बात करता है और उसको पता चलता है कि धृति गायब हो गई है। अब ये बात सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। फिर श्रीकांत धृति की लास्ट लोकेशन ट्रेस करवाता है और उसको पता चल जाता है कि धृति की लास्ट लोकेशन एक लोकल ट्रेन के अंदर दिखा रही है। अब श्रीकांत समझ जाता है कि उसकी बेटी किडनैप हो गई है, जिसके बाद श्रीकांत मुंबई जाने का फैसला करता है। लास्ट सीन में हम कल्याण को देखते हैं, जो धृति को किडनैप करके मुकीम के घर पर ले आया था। दरअसल कल्याण ने धृति का फोन जानबूझकर ट्रेन के अंदर रखवा दिया ताकि सभी को ऐसा लगे कि वो धृति को इस शहर से बाहर लेकर गया है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 8वें एपिसोड में हम देखते हैं धृति रो रो कर कल्याण से अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी। तभी जब धृति रोना बंद नहीं करती तो कल्याण उसका गला पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है कि ये सब तुम्हारे पापा की वजह से हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे पापा NIA के लिए काम करते हैं, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर लाया गया है। फिर धृति कल्याण की बात सुनकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसको तो ये लगता था कि उसके पापा एक IT कंपनी में काम करते हैं। अगले सीन में हम सूची को देखते हैं, जिसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। श्रीकांत भी घर वापस आते ही सूची को गले से लगा लेता है और उसको हिम्मत देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ मुत्तू और JK जब राजी के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो उनको पता चलता है कि राजी एक ट्रेंड पायलट है। फिर मुत्तू JK को बताता है कि सिल्वा ने एविएशन इंजीनियरिंग का कोर्स किया है, यानी कि सिल्वा, साजिद और राजी तीनों मिलकर एयर अटैक का प्लान कर रहे हैं। फिर JK पुनीत को ऑर्डर देता है कि यहाँ आसपास जितने भी फ्लाइंग स्कूल हैं उन सभी की लिस्ट निकालो। दूसरी तरफ श्रीकांत धृति के स्कूल में जाकर उसकी फ्रेंड से पूछताछ करता है। धृति की सभी फ्रेंड्स श्रीकांत को यही जवाब देती है कि हमें कल्याण के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर महिमा श्रीकांत को बताती है कि धृति अक्सर अपने बॉयफ्रेंड कल्याण से मिला करती थी। फिर श्रीकांत उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास उसकी कोई फोटो है। जवाब में महिमा कहती है नहीं, मैंने एक बार उन दोनों के साथ सेल्फी लेने की कोशिश की थी, लेकिन कल्याण ने फोटो लेने से मना कर दिया। फिर श्रीकांत अजीत को कहकर कल्याण की इंस्टा प्रोफाइल चेक करवाता है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि कल्याण नाम से कोई भी इंस्टा प्रोफाइल नहीं थी, यानी कि कल्याण ने धृति को अपने जाल में फंसाया और फिर सारे सुराग मिटा दिए। अब श्रीकांत को धृति की बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन तभी उसको पता चलता है कि धृति का एक CCTV फुटेज मिला है। दरअसल ये फुटेज उसी मॉल का था जहां धृति और कल्याण गए थे। उस फुटेज में धृति और कल्याण के अलावा मुकीम भी मौजूद था, जो कल्याण उर्फ सलमान के साथ था। दूसरी तरफ कल्याण और मुकीम धृति का एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ताकि वो लोग श्रीकांत को धमकी दे सके।
धृति कल्याण को कहती है कि प्लीज तुम मुझे मत मारो, मैं एक्टिंग करके ही तुम्हारी वीडियो बनवा दूंगी। अब कल्याण को भी ये आइडिया सही लगता है, लेकिन तभी मुकीम अंदर आता है और धृति को मार मार के उसकी हालत खराब कर देता है। फिर कल्याण यही वीडियो श्रीकांत के पास फॉरवर्ड कर देता है। अगले सीन में हम जेके और मुत्तु स्वामी को देखते हैं, जो टाइग्रिस एविएशन फ्लाइंग स्कूल में इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए थे। दरअसल ये स्कूल कई महीनों से बंद पड़ा है और इसीलिए जेके को शक हो गया कि तमिल रिबेल इसी स्कूल के जरिए अपने मिशन को अंजाम देने वाले हैं। तभी सिल्वा और राजी जेके और मुत्तु को देखकर छुप जाते हैं। सिल्वा का आदमी प्रभु मुत्तु से बात करने के लिए जाता है। फिर मुत्तु प्रभु को कहता है कि हमें इस जगह की तलाशी लेनी है, लेकिन जवाब में प्रभु उसको तलाशी लेने से इनकार कर देता है क्योंकि ये जगह किसी और की है। फिर जेके अपने एक ऑफिसर को सर्च वारंट लाने के लिए भेज देता है ताकि वो लोग इस जगह की तलाशी ले सकें। फिर मुत्तु अंदर जाकर इस फ्लाइंग स्कूल के डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस देखता है। फिर जब मुत्तु सिल्वा के दूसरे आदमी कार्तिक से बात कर रहा था तो उसको एहसास होता है कि ये लोग श्रीलंकन तमिल में बोल रहे हैं। फिर मुत्तु जेके को साइड में ले जाकर उसको ये सारी बात बताता है। इसलिए दोनों ही सर्च वारंट आने का इंतजार करने लगते हैं क्योंकि बिना वारंट के ये लोग किसी पर भी इल्जाम नहीं लगा सकते। दूसरी तरफ श्रीकांत को भी वो वीडियो मिल जाती है जिसमें मुकीम धृति को मार रहा था। मुकीम बिना चेहरा दिखाए श्रीकांत को कहता है कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो धृति का इससे भी बुरा हाल कर देंगे। तभी कुछ देर बाद साजिद खुद श्रीकांत को फोन करता है और कहता है कि अगर धृति जिंदा चाहिए तो अपनी टीम को समझाओ कि मेरे रास्ते में ना आए। फिर श्रीकांत साजिद की बात सुनकर कुछ सोचने लगता है और कहता है कि मुझे अपनी बेटी से बात करनी है। फिर साजिद उसको कहता है मैं 8 बजे बात करवाऊंगा। दूसरी तरफ जेके और मुत्तु अभी भी वारंट का ही इंतजार कर रहे थे। जेके को शक हो जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रही है, जिसके बाद वो मुत्तु को धीरे से इशारा करता है। फिर मुत्तु प्रभु को बातों में उलझाने लगता है ताकि जेके अंदर जाकर तलाशी ले सके। जब जेके गोडाउन के अंदर जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि सिल्वा और उसके लोगों ने ढेर सारा बारूद बॉक्सेस में पैक करके रखा हुआ था। अब जेके मुत्तु को ये सारी बात बताने के लिए जाता है, लेकिन तभी राजी और सिल्वा जेके और मुत्तु के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। फिर वो दोनों ही उस जगह से भाग जाते हैं और झाड़ियों में छुप जाते हैं। जेके मुत्तु को कहता है कि तुम धीरे से यहाँ से निकलो और जल्दी से मदद लेकर आओ, लेकिन मुत्तु जेके को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था। फिर जेके उसको फोर्स करता है और मुत्तु मान जाता है। जिस समय मुत्तु वहां से भाग रहा था तो राजी के लोग उसको देख लेते हैं, लेकिन मुत्तु जैसे तैसे उस जगह से निकल जाता है। फिर कुछ देर बाद जब राजी और उसके लोग वहां से चले जाते हैं तो जेके भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन राजी जेके को देख लेती है और उसकी पीठ पर गोली मार देती है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि जेके जैसे तैसे दीवार कूदकर उस जगह से निकल जाता है। अगले सीन में हम श्रीकांत और सूची को देखते हैं जो धृति के फोन का इंतजार कर रहे थे। तभी कुछ देर बाद कॉल आ जाती है और श्रीकांत धृति से बात करता है। श्रीकांत को पता था कि धृति को वहां से बाहर निकाल पाना मुश्किल है, इसलिए अब वो अपना पैतरा आजमाता है। श्रीकांत धृति को कहता है कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, अगर कल्याण सच में तुमसे प्यार करता होगा तो वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। इस समय कल्याण भी धृति और श्रीकांत की बातें सुन रहा था। अब कल्याण के मन में एक बार फिर से प्यार जागने लगता है, लेकिन तभी मुकीम धृति के हाथ से फोन छीन लेता है और कॉल कट कर देता है। अब सूची दुखी होकर सारा दोष श्रीकांत के ऊपर डालने लगती है क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है श्रीकांत की वजह से ही हो रहा है। दूसरी तरफ साजिद को भी खबर मिल जाती है कि पुलिस को हमारे अड्डे के बारे में पता चल गया है और उसको ये खबर बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। फिर वो सलमान से बात करता है और कहता है कि एक कैमरा तैयार रखो क्योंकि उस लड़की को मारने से पहले तुम्हें उसकी चीखें रिकॉर्ड करनी है। और इतना कहकर साजिद फोन काट देता है। दूसरी तरफ श्रीकांत मुकीम और सलमान की फोटो हर एक पुलिस स्टेशन में भिजवा देता है ताकि जल्दी से जल्दी धृति को ढूंढा जा सके। शिंदे पेट्रोलिंग के दौरान 2 लड़कों को पकड़ लेता है जो सड़क किनारे खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे। फिर वो लड़के शिंदे से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमें छोड़ दो। फिर शिंदे उनको मुकीम की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि अगर तुमने कुछ काम की इंफॉर्मेशन दी तो ही मैं तुम्हें छोड़ूंगा। फिर उनमें से एक लड़का शिंदे से कहता है कि मैं इस आदमी को जानता हूँ, इसका घर डोंबिवली के पास है। अब शिंदे तुरंत ये इंफॉर्मेशन अपने सीनियर्स तक पहुंचा देता है। दूसरी तरफ कल्याण धृति के लिए पानी लेकर आता है और फिर उसके पास आकर बैठ जाता है।
इस वक्त मुकीम साजिद के साथ था और इसीलिए कल्याण को धृति से बात करने का मौका मिल जाता है। धृति कल्याण के सीने से लगकर रोने लगती है और कहती है, मुझे पता है तुम मुझे प्यार करते हो। फिर कल्याण भी भावुक होकर कुछ देर के लिए धृति के हाथ पांव खोल देता है, लेकिन उसको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि धृति के हाथ में एक कांच का टुकड़ा है। अब धृति उसी कांच से कल्याण को मार डालती है, लेकिन इससे पहले कि वो इस जगह से भाग पाती, साजिद और मुकीम भी वहां पर आ जाते हैं। फिर साजिद धृति के एक थप्पड़ लगाता है और उसको जमीन पर गिरा देता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं श्रीकांत और बाकी के ऑफिसर्स चुपचाप मुकीम के घर में घुस जाते हैं। श्रीकांत शिंदे को एक सिक्योरिटी गार्ड बनाकर अंदर भेजता है ताकि शिंदे ये कंफर्म कर सके कि घर में कितने लोग हैं। तभी जब शिंदे मुकीम के साथ साजिद को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। फिर शिंदे चुपचाप वहां से चला जाता है। साजिद को भी शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो मुकीम से पूछता है कि क्या इस सिक्योरिटी गार्ड को पहले कभी देखा है। मुकीम कहता है नहीं। अब साजिद और मुकीम समझ जाते हैं कि पुलिस यहाँ पर आ चुकी है, जिसके बाद मुकीम साजिद को यहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन जाने से पहले वो अपना अधूरा काम खत्म करना चाहता था। लेकिन जब वो धृति को मारने के लिए दूसरे कमरे में जाता है तो दरवाजा अंदर से बंद था। धृति ने जानबूझकर दरवाजे के आगे पिलंग लगा दिया था ताकि साजिद अंदर ना आ सके। फिर साजिद दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुलता तो वो और मुकीम वहां से भाग जाते हैं। फिर श्रीकांत और उसकी टीम सामने के दरवाजे से अंदर आ जाते हैं। तभी जब धृति अपने पापा की आवाज सुनती है तो जोर जोर से अपने पापा को आवाज लगाने लगती है। फिर श्रीकांत अंदर आकर धृति को सीने से लगा लेता है। इस समय धृति बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। फिर श्रीकांत अजीत को कहता है, जल्दी से इसको हॉस्पिटल ले जाओ। दूसरी तरफ साजिद और मुकीम जब भाग रहे थे तो एक ऑफिसर मुकीम को शूट कर देता है। फिर श्रीकांत अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि साजिद को दोनों तरफ से घेर लो, जिसके बाद साजिद बुरी तरह से फंस जाता है। फिर श्रीकांत साजिद के पांव में गोली मारकर उसको भी घायल कर देता है और फिर चिल्लाते हुए साजिद को कहता है, बंदूक नीचे फेंक दो। लेकिन साजिद तो अभी भी सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए बाकी के ऑफिसर साजिद को गोलियों से भून देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं मुथु अपनी पूरी टीम के साथ उस फ्लाइंग स्कूल में पहुंच जाता है, लेकिन अब तक राजी और सिल्वा अपना जरूरत का सामान लेकर वहां से निकल चुके थे और टेंशन की बात ये थी कि जेके भी गायब है। दूसरी तरफ श्रीकांत और सूची धृति से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। फिर श्रीकांत सूची से कुछ देर अकेले में बात करता है क्योंकि उसको डर था कि सलमान ने धृति के साथ कुछ उल्टा पुल्टा ना कर दिया हो। लेकिन तभी सूची उसको बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। धृति की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स भी बिल्कुल नॉर्मल आती है। फिर श्रीकांत दोबारा से चेन्नई जाने के बारे में तय करता है क्योंकि उसको कुछ भी करके रिबेल के मिशन को रोकना होगा। फिर जब श्रीकांत एयरपोर्ट की तरफ जाने लगता है तो मुथु श्रीकांत को खबर देता है कि जेके के अलावा एक और चीज गायब है और वो है एयरक्राफ्ट। अब वो लोग प्लेन को उस जगह से कैसे और कहां पर लेकर गए ये कोई नहीं जानता। दूसरी तरफ दीपन को भी पता चल जाता है कि भास्करन कहां पर है, इसलिए वो तुरंत संबित को इस बारे में खबर कर देता है। तभी हम राजी और सिल्वा को देखते हैं जो एक ट्रक में प्लेन के पार्ट्स अलग अलग करके वहां से ले जा रहे थे। तभी बेंगलुरु हाईवे के पास उनको नाकाबंदी मिल जाती है, जिसके बाद सिल्वा अपने आदमियों को अलर्ट होने के लिए कहता है। इस समय प्रभु और कार्तिक ट्रक के पीछे बैठे हुए थे ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो। तभी महिषा नाम का एक ऑफिसर सिल्वा का ट्रक रुकवा लेता है और सिल्वा महिषा को अपनी गाड़ी के कागज दिखाता है। इस समय महिषा बार बार राजी की तरफ देख रहा था क्योंकि राजी बहुत सुंदर थी। फिर महिषा ट्रक का पिछला हिस्सा खोलने के लिए कहता है। पहले तो सिल्वा इनकार कर देता है, लेकिन जब महिषा नहीं मानता तो मजबूरन सिल्वा को अपना ट्रक खोलना पड़ता है। सिल्वा महिषा से झूठ कह देता है कि ये एक विंड मिल है हमारे फार्म हाउस के लिए, लेकिन महिषा सिल्वा का ट्रक गिरफ्त में ले लेता है क्योंकि इस तरह का सामान ले जाने के लिए ट्रांजिट परमिट की जरूरत पड़ती है जो सिल्वा के पास नहीं था। अब राजी को पता था कि महिषा क्या चाहता है और इसीलिए वो महिषा के पास जाती है। फिर वो उसको अंदर चलने के लिए कहती है। अब जब महिषा राजी को अंदर ले जाकर अपनी तन की भूख मिटा लेता है तो उसके बाद वो उनके ट्रक को छोड़ देता है। फिर सिल्वा और राजी अपना ट्रक लेकर वहां से निकल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं एक आदमी झाड़ियों के पास बाथरूम कर रहा था, तभी उसकी नजर जेके पर पड़ती है। फिर वो आदमी जेके को बेहोश देखकर उसका फोन गायब कर देता है और वहां से भाग जाता है, लेकिन उसको तो कोई अंदाजा भी नहीं था कि जेके असल में है कौन। तभी हम देखते हैं कि सिल्वा और राजी जब अपना ट्रक लेकर जा रहे थे तो भास्करन सिल्वा को फोन करता है और उसको एक फार्म के बारे में बताता है। दरअसल इस फार्म में काफी जगह है जहां सिल्वा और राजी दोबारा से अपना एयरक्राफ्ट तैयार कर सकते हैं
और उस फार्म के बाहर एक रनवे भी है। फिर सिल्वा भास्करन की बात अच्छी तरह से समझ जाता है और फोन काट देता है। दूसरी तरफ पुनीत जेके का फोन ट्रेस कर लेता है, जिसके बाद ऑफिसर्स उस आदमी को पकड़ लेते हैं जिसने जेके का फोन गायब किया था। फिर वो आदमी ऑफिसर्स को जेके के पास लेकर जाता है, लेकिन अच्छी बात ये थी कि जेके अभी भी जिंदा था। फिर वो लोग जेके को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। तभी कुछ देर बाद श्रीकांत हॉस्पिटल में जाकर जेके से मिलता है। जेके की हालत देखकर श्रीकांत की आंखों से आंसू आ जाते हैं, लेकिन तभी जेके उसको कहता है, रो मत, मैं अभी जिंदा हूँ और मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं सिल्वा और उसके साथी जब खाना खा रहे थे तो सिल्वा राजी को बताता है कि साजिद नहीं रहा। फिर राजी सिल्वा की बात सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि वो साजिद से प्यार करने लगी थी। इतने में दीपन भी पुलिस की एक टीम लेकर भास्करन के घर पहुंच जाता है, जिसके बाद ऑफिसर्स भास्करन को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर दीपन भास्करन को शांति से समझाता है कि मिशन के बारे में बता दो, लेकिन भास्करन को किसी भी हाल में ये मिशन पूरा करना था और इसीलिए वो साइनाइड खाकर खुद को खत्म कर लेता है। अब श्रीकांत के लिए दिक्कतें और बढ़ गई थी, क्योंकि जिन दो लोगों को मिशन के बारे में पता था वो तो मर चुके हैं और बाकी के लोग उनकी गिरफ्त से बाहर हैं। तभी नेक्स्ट डे पीएम बसु संबित और गौतम को साथ लेकर श्रीलंकन प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग करने के लिए चेन्नई पहुंच जाती है। श्रीलंकन प्रेसिडेंट कुछ ही देर में मीटिंग वाली जगह पर पहुंचने वाले थे, यानी कि श्रीकांत और उसकी टीम के पास बस कुछ ही घंटे बचे हैं। तभी मुथु को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये रिबेल्स वाले प्लेन के पार्ट्स को अलग अलग करके उनको ट्रांसपोर्ट करने में माहिर हैं। फिर श्रीकांत समझ जाता है कि इस बार भी सिल्वा ने यही पैतरा आजमाया होगा। फिर श्रीकांत उन सभी रूट्स के बारे में पता लगाता है जो टाइग्रिस कंपनी के पास है। फिर मुथु श्रीकांत को बताता है कि ट्रक में कोई भी सामान एक्सपोर्ट करने के लिए बेंगलोर हाईवे सबसे सेफ है, जिसके बाद श्रीकांत और उसकी टीम सीधा बेंगलोर हाईवे पर पहुंच जाती है। फिर जब महिषा को राजी की तस्वीर दिखाई जाती है तो वो साफ साफ इनकार कर देता है कि मैं इस लड़की को नहीं जानता, लेकिन फिर बाहर एक दुकानदार के जरिए श्रीकांत को सारी सच्चाई पता चल जाती है। फिर श्रीकांत अंदर जाकर महिषा को मारना शुरू कर देता है, जिसके बाद महिषा उसको ट्रक का नंबर बता देता है। फिर श्रीकांत चिल्लम की हेल्प से ये पता लगाता है कि यहाँ आसपास एक बड़ी ग्राउंड फील्ड कहाँ पर है। चिल्लम श्रीकांत को बताता है कि भास्करन के दोस्त का एक पुराना फार्म हाउस है और शायद राजी और सिल्वा वहीं पर गए होंगे। फिर श्रीकांत अपनी टीम के साथ उस फार्म हाउस की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन प्रभु दूर से ही गाड़ियां देख लेता है, जिसके बाद वो राजी और सिल्वा के पास जाकर उनको अलर्ट कर देता है। तभी जब श्रीकांत और उसकी टीम फार्म हाउस पहुंचते हैं तो सिल्वा के लोग उस पर फायरिंग करने लगते हैं। अब दोनों तरफ से ही धुआंधार फायरिंग शुरू हो जाती है। फिर श्रीकांत अपना दिमाग चलाता है और अपनी गाड़ी सीधा फार्म हाउस के अंदर घुसा देता है। फिर जब वो सिल्वा के पास पहुंचता है तो उन दोनों में हाथापाई हो जाती है। सिल्वा श्रीकांत पर भारी पड़ रहा था, क्योंकि उसने भी कई साल फोर्स के लिए काम किया है, लेकिन जब सिल्वा वहां से भागने लगता है तो श्रीकांत उसको शूट कर देता है। अब श्रीकांत और बाकी के ऑफिसर्स राजी का पीछा करते हैं, क्योंकि राजी प्लेन टेक ऑफ करने के लिए निकल गई थी। श्रीकांत जानता था कि अगर इस प्लेन ने उड़ान भर ली तो राजी को रोकना नामुमकिन हो जाएगा, इसलिए श्रीकांत एयरक्राफ्ट पर लगातार फायरिंग करने लगता है, लेकिन राजी जैसे तैसे प्लेन को उड़ाने में कामयाब हो जाती है। लेकिन लगातार फायरिंग की वजह से प्लेन उड़ान भरते ही ब्लास्ट हो जाता है। अब आखिरकार श्रीकांत और उसकी टीम ने इस मिशन को नाकामयाब कर ही दिया था। फिर कुछ देर बाद पीएम बसु और रूपा तुंगा की मीटिंग सफल हो जाती है। फिर बसु श्रीकांत और उसकी टीम को मेडल पहनाकर सम्मानित करती है, क्योंकि अगर टास्क वाले उस मिशन को नहीं रोकते तो आज बसु जिंदा नहीं होती। अगले सीन में हम देखते हैं रात को श्रीकांत अपनी फैमिली को सब कुछ बता देता है कि कैसे उसने इस मिशन को रोका, और फिर पीएम बसु ने उनको मेडल दिए। तभी अथर्व भी वहां पर आ जाता है और श्रीकांत अपना टॉपिक बदल देता है। फिर श्रीकांत और सूची अकेले में उसी मुद्दे पर बात करने लगते हैं कि सूची को श्रीकांत के साथ रहना है या नहीं। फिर सूची श्रीकांत की बात सुनकर रोने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। अब श्रीकांत सूची और अरविंद की सच्चाई जानने के बाद क्या रिएक्ट करेगा, ये हमें नेक्स्ट सीजन में पता चलेगा। लास्ट सीन में हम देखते हैं अब पूरी दुनिया में कोरोना फैल चुका है। तभी हम एक एशियन को देखते हैं जो अपने बॉस से गोआयू नाम के एक प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था। अब ये प्रोजेक्ट क्या है और इससे भारत में कौन सी नई मुसीबत आने वाली है, ये राज आपको थर्ड सीजन में पता चलेगा। दोस्तों, फैमिली मैन सीरीज का थर्ड सीजन मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। अगर आपने अब तक वो नहीं देखा तो जरूर देखिए, ये सीजन थोड़ा हटके है। तो मिलते हैं नए दिन नई स्टोरी के साथ। टिल देन बाय बाय।